हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले 2 वीडियो से हम बात कर रहे हैं क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इनकम की। हमने पहले ही बताया था कि क्लासिकल थियोरी जो है वो 3 थियोरीज को मिलाकर बनती है, जिसमें से 2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सेज लॉ ऑफ मार्केट एंड वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज उसी क्लासिकल सीरीज में लास्ट थियोरी हम देखेंगे जो कंप्लीट करता है इस क्लासिकल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ट्रायो। तो आज हम बात करेंगे क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी की। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात की जाए तो 3 डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया था, इसके बारे में बताया था। व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू इज इरविंग फिशर, यानी फिशर ने जो थ्योरी दी थी, यू हैव टू मेजरली फोकस ऑन दैट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको जानना जरूरी है कि और कौन से इकोनॉमिस्ट ने दिया था और क्या कहा था। दैट विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। तो इसको देना 3 इकोनॉमिस्ट ने दिया था, इरविंग फिशर, कैम्ब्रिज स्कूल या कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट या मिल्टन फ्रीडमैन। कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट में कौन कौन थे? मार्शल, पिगू, कीन्स एंड रॉबर्टसन। तो ये इकोनॉमिस्ट थे, यानी 3 डिफरेंट लोगों ने 3 अप्रोचेस के साथ इसको समझाया। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम बता चुके हैं, वी हैव टू कंसिडर द इरविंग फिशर थ्योरी। दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, वो हमारे सिलेबस में है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। इसका बैकग्राउंड देख लिया जाता है कि इट वाज डेवलप्ड इन द 20th सेंचुरी बाय इरविंग फिशर। इसमें इन्होंने लिंक स्टैब्लिश किया था बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल। ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनकी ये थ्योरी है। अब लेट्स सी व्हाट ही हैज स्टेटेड। इनकी एक बुक थी जो 1911 में पब्लिश हुई थी। उस बुक का नाम था दी परचेजिंग पावर ऑफ मनी, जिसमें ही स्टेटेड दैट वैल्यू ऑफ मनी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन दी क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। यानी जो वैल्यू ऑफ मनी है वो सर्कुलेशन ऑफ मनी पे ही रिलेटेड है, उसी पर डिपेंडेंट है। अब देखते हैं एक बार थ्योरी क्या है। Other things remaining unchanged. As the quantity money in circulation increases, the price level also increases in direct proportion and the value of money decreases and vice versa. यहाँ पर उन्होंने 2 चीजें समझाई हैं, यानी 2 तरह के रिलेशनशिप बताएं। एक बताया है पहले क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल का। इट सेज दैट इट शेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस लेवल, यानी क्वांटिटी of money और जो प्राइस लेवल है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एंड सेकंड पार्ट ऑफ द थियरी स्टेट्स दैट द वैल्यू ऑफ मनी शेयर्स एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी ऑफ मनी। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब है एज द क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस द वैल्यू डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। तो ये चीज अपनी थियरी में बताया गया है। इन्होंने कहा है इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल द प्राइस लेवल will also be double and the value of money will be 1/2. If the quantity of money is reduced by 1/2, the price level will also be reduced by 1/2 and the value of money will be twice. तो जो बात अभी हमने आपको समझाई कि इस बेसिक थ्योरी में you need to remember 2 things: the relationship between price level and quantity of money and the relationship between quantity of money and value of money. So let's have a look at the diagram. अब इस डायग्राम में जो बात अभी फिशर ने वर्बली कही थी वही आपको इस डायग्राम के थ्रू नजर आ रही है। इसमें if we talk about for the above part of the diagram, अगर आप उसके above portion को देखें, ये डायग्राम 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक में आपको प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी दिख रहा होगा, दूसरे में वैल्यू ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मनी दिख रहा होगा। बोथ द पोर्शंस ऑफ द डायग्राम represents 2 different segments, यानी 2 different parts of the theory। पहला पार्ट ये कहता है कि जब प्राइस लेवल बढ़ता है तो क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो भी बढ़ती है। सेकेंड पार्ट जो बता रहा है वो कह रहा है एक इनवर्स रिलेशनशिप है। तो these 2 things that you need to remember about quantity theory of money। इस थ्योरी को देने के लिए या समझाने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया था। सो लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला। द फॉर्मूला सेज mv is equals to pt, यानी जो mv साइड है ये रिप्रेजेंट करता है सप्लाई और जो pt साइड है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड। अब m जो है इट इज मनी सप्लाई, v इंडिकेट्स वेलोसिटी, P डिफाइन करता है प्राइस एंड लास्ट T बताता है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वाज गिवन बाय इरविंग फिशर in order to elaborate the concept of cash transaction or the quantity theory of money। and दूसरी चीज आपको remember याद करना है या ध्यान में रखना है that you need to remember is the relationship of quantity of money and price level, which is a direct relationship। and second part of the theory जो ये कहता है कि that value of money and quantity of money shares an inverse relationship that we have already seen in the previous slide। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब लेट्स सी,
यहाँ पे बताया गया है, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि एमवी रिप्रेजेंट सप्लाई ऑफ मनी एंड पीटी रिप्रेजेंट जो है वो डिमांड फॉर मनी। फिर इसी थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया था, फिशर ने इसी थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया था। इसमें पीटी इज इक्वल्स टू एमवी प्लस M1 और V1, यानी दो इसमें नई चीजें ऐड कर दी। M1 डिनोट करता है क्रेडिट मनी एंड V1 डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ मनी। ये दो चीजें उसी थ्योरी को, जो उसी फॉर्मूले को एक्सटेंड कर दिया एंड विद दिस न्यू कंसेप्ट। इसमें आपने देखा कि M1 क्या है, क्रेडिट मनी, एंड V1 जो है वेलोसिटी ऑफ मनी। आगे आप देखेंगे कि इसके अजम्पशंस में बताया गया कि ये कांस्टेंट रहते हैं, सो दैट विल बी सीइंग लेटर ऑन। पहले इसकी बात करते हैं। आपने देखा एमवी और पीटी थ्योरी थी, एमवी इज इक्वल्स टू पीटी, मतलब डिमांड of money या supply of money is equals to demand for money. Then he has extended his own equation को उन्होंने एक extension दे दिया, an extension in the way by adding two more variables to it. वो variables थी M1 और V1, यानी M1 है credit money and V1 है velocity of money. Okay, now there is a comparison. हमने आपको शुरू में ही बताया था कि that different economists, different schools have come up with different ideas. यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं फिशर की थ्योरी के बारे में, जिसे कैश ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। लेकिन क्या डिफरेंसेस थे, व्हाट वर द डिफरेंट आइडियाज दैट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट होल्ड अबाउट दिस थ्योरी? तो अब हम लोग एक बार एक कंपैरिजन देख लेते हैं फिशर और कैम्ब्रिज इक्वेशन में। इसे फिशर्स इक्वेशन भी कही जाती है। फिशर इक्वेशन का मतलब ये थ्योरी ही है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, और दूसरा है कैम्ब्रिज इक्वेशन, मतलब हाउ दे हैव परसीव्ड दिस कैश थ्योरी। तो उसको चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, फिशर गिव इंपॉर्टेंस टू द फ्लो ऑफ मनी एंड कैम्ब्रिज इक्वेशन स्ट्रेसेस ऑन स्टॉक ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी इज अ कंसेप्ट व्हिच स्टेट्स दैट मनी डजंट रिमेन्स एट अ पॉइंट for a longer period of time, it keeps on moving, it continues to be in circulation. Stock of money ये कहता है कि that money remains constant at a point of time, यानी कुछ समय के लिए कहीं रुकते है या कहीं इन्वेस्ट कर दिया या कहीं इसको यूज में ले आए, उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम द मूवमेंट बिगिंस। लेकिन फिशर ने ऐसा नहीं कहा। नेक्स्ट बताते हैं, फिशर ने क्या कहा था कि इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, बट कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट disagree to it. They said it represents the price of consumer goods. Phil Fisher's views point stresses on supply of money. His main highlight was on the supply of money, that how the money is going to be supplied, is going to be in circulation, whereas the Cambridge viewpoint was completely focused on demand of money. And another important thing that Fisher talked about, point of time, that he talked about that point of time का मतलब होता है कि at a given time, ठीक है, एंड उसमें क्या था, इट इज एसोसिएटेड विद पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में क्या फर्क है? फिशर ने कहा था कि एट अ गिवन टाइम पीरियड, कि भाई इतने टाइम में ऐसी चीज हो जाएगी या इसका रिजल्ट हमें मिल जाएगा, इसका एनालिसिस किया जाएगा। कैम्ब्रिज ने कहा था कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी उस गिवन टाइम पे, इसी टाइम पे एक्चुअल पोजीशन या हमें एक्चुअल कंडीशन पता चल सकती है। तो फिशर हैज टॉक्ड अबाउट द ओवरऑल टाइम पीरियड, वेयर एज कैम्ब्रिज हैव कंसिडर्ड अ गिवन टाइम पीरियड, अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड वी कैन से। According to Fisher, the demand of money is for actual transaction. Cambridge ने क्या कहा था? Demand of money is for storage of money. He considered it as a storage of money. मतलब पैसा जो है, यानी money जो है, उसको store किया जाता है for future use के लिए. And Fisher believed that this money is the money that makes everything possible, that makes the transactions possible. तो ये तो different approaches हैं जो different economists ने अपने अपने नजरिए से पेश की। तो आपने देखा फिशर ने किस तरह से अपनी बात को प्रेजेंट किया, एंड हाउ कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट हैव प्रेजेंटेड देयर आइडियाज। अब जरा अजम्पशंस देख लिए जाते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो बताई गई है कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो वो कांस्टेंट रहती है, जो स्पीड, जिस स्पीड से आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप पैसा देते हैं, वेलोसिटी इज स्पीड, तो वो एक कांस्टेंट रहती है। दूसरी चीज बताइए, द ट्रांजैक्शन, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस रिमेन्स द कांस्टेंट, यानी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो भी कांस्टेंट रहते हैं। मतलब यू आर नोन टू द फैक्ट कि आपको इतने ट्रांजैक्शंस करना है, मतलब अननोइंगली कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आता है। देन इट सेज प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। पहले आपको समझना होगा पैसिव फैक्टर क्या होता है। पैसिव फैक्टर वो फैक्टर होता है विच कैन नॉट वर्क अलोन, या इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, जिसको और सोर्सेस की या और फैक्टर्स की सहायता चाहिए होती है। यानी फैक्टर विच रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ अदर फैक्टर्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्ट और एन एक्टिविटी इज नोन एज अ पैसिव फैक्टर। तो यहाँ बताया गया है प्राइस लेवल इज अ पैसिव फैक्टर। फिर बताया गया मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये फिशर की अप्रोच थी दैट विद द मनी द मेजर थिंग दैट इज पॉसिबल इज दैट द एक्सचेंज,
ट्रांजैक्शंस या किसी भी तरह का कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल है, क्योंकि मनी आपने पे कर दिया एंड यू आर गोइंग टू गेट डन विद द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ बताया गया मनी इज ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन फर्दर ही एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन मनी लेवल, यानी जो मनी सप्लाई थी और उसका जो मनी क्रेडिट था दोनों के बीच में, क्योंकि M1 ऐड किया गया था, तो मनी सप्लाई और मनी क्रेडिट के बीच का रिलेशनशिप बताया गया है। एंड लास्टली ही टॉक्ड अबाउट लॉन्ग पीरियड, यानी दिस theory, this Fisher's theory is going to work for a longer period of time. It's not just for a single period, बहुत कम समय के लिए नहीं है, काफी लंबी ड्यूरेशन के लिए होती है। इसी तरह जब हमने बात की थी कैम्ब्रिज इक्वेशन की, तो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट, जैसे हम बता रहे थे स्टार्टिंग में ही, मार्शल, पेगू, रॉबर्टसन, कीन्स, सब ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन या कह सकते हो अपने अपने एक अप्रोच दी थी, मतलब हाउ दे आर कंसिडरिंग दिस इक्वेशन। सबने अपनी इक्वेशन दी थी। तो अगर सबसे पहले मार्शल की इक्वेशन की बात की जाए, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज द पार्ट ऑफ द थियरी वाज टिल देयर ओनली। तो मार्शल ने इक्वेशन दी थी m इज इक्वल्स टू k p y। p आपको मालूम है प्राइस, y डिनोट्स इनकम, m डिनोट्स मनी सप्लाई एंड k जो होता है वो कैपिटल होता है। फिर पिगू ने क्या इक्वेशन दी, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ऐड कर दिया, तो p इज इक्वल्स टू के आर अपॉन m। देन रॉबर्टसन व्हाट ही डिड, उसी सब चीजों को बस थोड़ा सा एड ऑन कैपिटल ऐड करके या कुछ मॉडिफाई करके, दे हैव जस्ट ऑल्टर द इक्वेशंस, कुछ अलग नहीं है। रॉबर्टसन ने बताया p is equals to m upon kt, and then finally कीन्स ने कहा n is equals to pk। p is price level, k is capital and n number of transactions और number of कह सकते हैं आप actions। ये सब इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी तरह से इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के लिए इक्वेशन अपनी प्रेजेंट की, बट every one of them has their own approaches and have their own apprehensions। सबकी अपनी अपनी बात थी जो आपके सामने बताई गई है। I hope क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो फिशर ने दी थी, that forms the major part of your syllabus, वो आपके क्वेश्चन में आता है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वो आप करेंसी बैंकिंग में भी पढ़ते हैं, और साथ ही साथ ये मैक्रो का हिस्सा तो है ही। तो आपने देखा सबसे पहली चीज, इट वाज गिवन इन 20th century by an American economist who is known by the name of Irving Fisher। Along with him, other economists too have joined the brigade and given their consent and ideas about this theory. Further, he stated two things। फिशर ने दो बातें बताई थी कि प्राइस लेवल और क्वांटिटी ऑफ मनी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है बोथ द वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, एंड latter part of the theory states that कि quantity theory of money and value of money में inverse relationship है, which means when one of the variable is increasing, the other is falling down or vice versa। साथ ही साथ आपने इक्वेशन देखी mv is equals to pt, and then you have seen the addition कि pt is equals to mv plus m1 plus v1। so these were the additions to the or the extension to the equation। then you have gone through the assumptions के value of money constant होती है, money supply constant hoti, it is for a longer period, price is a passive factor। so all this decides your completes the quantity theory of money। this is all for quantity theory of money। I hope this much is clear to you all, and with this we complete with the topic of classical theory of income and एम्प्लॉयमेंट, जिसे क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है। तो इसके साथ ये तीनों वीडियोस इसी सीरीज में थे। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट आप देख चुके हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट। अब ये फाइनल वीडियो है, तो इसके साथ ये क्लासिकल थ्योरी जो है वो कंप्लीट हुई। आई होप you were clear with the idea and the concepts of all these theories। if you have any doubt or any question, any query regarding any of these theories, do let me know or write into me। I will surely help you out in every possible way। till then, keep studying, keep revising, and for any query, do let me know and keep studying। thank you everyone।